चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप हमारे बैकड्रॉप में भी देख रहे हैं, अनंत और राधिका आपको नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले अनंत राधिका के शादी सेलिब्रेशन का जिक्र कर लेते हैं, जो कि किसी भी मायने में किसी फेस्टिवल से, उत्सव से कम नहीं दिख रहा। दरअसल शादी के बाद जब अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका अंबानी परिवार के पैतृक शहर जामनगर पहुंची तो वहां के लोगों की खुशी और उत्साह देखने लायक था। क्योंकि जामनगर का अंबानी परिवार से गहरा नाता जो रहा है, तो ऐसे में यहाँ के लोगों के जज्बात अंबानी फैमिली के लिए खासकर नवविवाहित जोड़े का जोरदार वेलकम करने में उमड़े। अनंत राधिका के स्वागत में सजा जामनगर। शादी के बाद पहली बार जामनगर पहुंची छोटी बहू रानी। छोटी बहू के स्वागत के लिए उमड़ी हजारों की भीड़। जामनगर वासियों ने किया नए नवेले जोड़े का भव्य स्वागत। अंबानी परिवार के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी का 4 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हो गया है। मुंबई में दोनों की शादी काफी ग्रैंड स्टाइल में हुई। अंबानी परिवार समेत बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड सितारों का जलवा इस शादी समारोह में दिखा। मुंबई में शादी के सेलिब्रेशन के बाद अनंत और राधिका अब अपने पैतृक शहर जामनगर पहुंचे हैं। जामनगर पहुंचते ही नवविवाहित जोड़े का जोरदार वेलकम किया गया। एयरपोर्ट से अनंत का काफिला निकला तो वहां मौजूद लोगों ने फूल मालाओं, साज सज्जा और ढोल नगाड़ों संग कपल का भव्य स्वागत किया और आतिशबाजी की। इस बीच वहां मौजूद महिलाओं ने राधिका और अनंत के पहुंचते ही सबसे पहले उनकी आरती उतारी। ढोल नगाड़ों के साथ अनंत राधिका ओपन जीप में आगे बढ़े। इस दौरान अनंत राधिका ने हाथ जोड़कर लोगों का आभार जताया। इस बीच अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका की सादगी देखने लायक रही। पिंक सूट में राधिका बेहद खूबसूरत नजर आई। शादी के बाद जामनगर आने की वजह बहुत बड़ी है। दरअसल अनंत अंबानी के लिए इस जगह का खास महत्व है जामनगर में, क्योंकि अनंत का बचपन बीता है। अनंत की दादी और मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी का जन्म जामनगर में ही हुआ है। वहीं धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी ने जामनगर से ही अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। ऐसे में अंबानी परिवार का जामनगर से खास लगाव है। अनंत अंबानी भी जामनगर में ही बड़े हुए हैं और जामनगर में ही अनंत अंबानी ने वनतारा बनाया है। इसी शानदार जगह पर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की पहली प्री वेडिंग रखी गई थी, जहां सितारों की महफिल सजी थी।
इस दौरान अनंत अंबानी ने जामनगर से अपना कनेक्शन भी बताया था। उन्होंने कहा था कि उनके बचपन का काफी वक्त जामनगर में बीता है। मैं यहीं पला बड़ा हूँ, मैं जामनगर का नागरिक हूँ। बॉम्बे का लड़का टिक जाता है जामनगर में? आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, वो तो अभी आए हो। मैंने सुना है कि बहुत टाइम स्पेंड करते हो आप यहाँ मैं पे। यहाँ 28 साल में हाँ। मैंने जामनगर में 15 साल बिताया है। 15 से 16 बॉम्बे साल की में जब हवा लग जाती है तो जामनगर में टिकना मुश्किल हो जाता है आनंद भाई। मुंबई अलग चीज है, जामनगर अलग चीज है, दोनों घर है। फेवरेट क्या है और आपका? देखिए, काम के लिए तो मुंबई है, हाँ। और घर जो है, जो जैसे आपका घर जहाँ भी होगा आपका, मुझे जामनगर ही ठीक लगता है। और यही वजह है कि उनका इस जगह से खास लगाव रहा है। शादी के बाद मुंबई से बाहर दोनों पहले जामनगर पहुंचे और जामनगर वासियों ने भी इस नए नवेले जोड़े का स्वागत भव्य तौर पर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, शादी तो ऐसी हुई है ना कि भाई हम अपना फोन खोलते हैं तो हर तरफ तस्वीरें नजर आती। क्यों? ऐसा लगता है हम भी शादी का हिस्सा थे। वो क्योंकि उन्होंने इवेंट ही ऐसा बनाया, मुझे लग रहा है। और वैसे ही हम कहाँ इसको ग्रेट अंबानी वेडिंग कह रहे थे और अब ग्रेम अंबानी फेस्टिवल में बदल चुकी और है। एक में वो तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं जो जिन लोगों ने अटेंड किया है, तो वो दिखा रहे हैं कि हाँ भाई, हमने भी अंबानी फैमिली की शादी अटेंड की है। कुल मिलाकर शगुफ्ता, एक चीज और ऐड ऑन कर दूं, नॉर्मली सेलिब्रिटीज की शादी में ये नहीं रहता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे दिया जाता है और तस्वीरें धीरे धीरे रिवील होती है, लेकिन ये तो पूरी लाइव वेडिंग के तौर पर हमने देखी है। देखिए, तस्वीरों के जरिए ना आपको सिर्फ इमोशंस नजर आएंगे। यहाँ पर हम इमोशन की बात कर रहे हैं पूरे परिवार की। उन्होंने कन्यादान की रस्मों के बारे में बताया है, तमाम चीजों के बारे में बताया है। सुनिए इस वीडियो को। यूं तो राधिका अनंत के विवाह की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। इस शाही शान शौकत को लोग पसंद कर रहे हैं, इस विवाह पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं विवाह उत्सव के दौरान नीता अंबानी की इस तस्वीर को भी काफी पसंद किया जा रहा है, जिसमें वो शादी जैसी पवित्र रस्म के मायने बता रही हैं, इसका मर्म समझा रही हैं कि सनातनी संस्कृति के अनुसार विवाह पवित्र अग्नि के इर्द गिर्द लिए 7 फेरों का बंधन मात्र नहीं है, ये 7 जन्मों का अटूट संबंध है। जन्म का साथ। It's a belief that souls destined to find each other do so again and again, their love deepening with each lifetime. As we continue with the Vivah Sanskar, the wedding ceremony, we are about to witness the noblest of all acts in Indian culture, the Kanyadan. Love as Isha, Anand. बेशक ये अंबानी परिवार के लिए बेहद भावुक पल थी। इस दौरान नीता अंबानी ने बताया कि बेटियां उनके लिए क्या मायने रखती हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने सबका दिल जीत लिया। नीता अंबानी ने कहा कि वो बहू नहीं, बेटी के रूप में राधिका का अंबानी परिवार में स्वागत करती हैं। इस दौरान उन्होंने परिवार, समाज और विश्व में बेटियों के स्थान और महत्व की बात की। हमारी बेटियां घर को स्वर्ग बना देती है। स्त्री पूजनीय है, वो जननी है, वो अन्नपूर्णा है, वो सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लाती है। इसलिए हम धरती को माँ कहते हैं, नदिया को माँ कहते हैं और भारत को भी भारत माँ कहते हैं। स्त्री ज्ञान है, बल है, सुख है, शांति है। इसलिए वो सरस्वती है, शक्ति है, लक्ष्मी है। नीता और मुकेश अंबानी की इसी सोच का नतीजा है कि अनंत राधिका का विवाह समारोह जहां ऐश्वर्य, संपन्नता और वैभव का प्रतीक बना, वहीं शाही शादी में भारतीय धर्म, आध्यात्म और संस्कृति की भी अद्भुत झलक दिखाई दी। देसी विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में विवाह से जुड़ी सभी शुभ परंपराओं को पूरे निष्ठा भाव से निभाया गया और पूरे कार्यक्रम में सनातन संस्कृति की झलक दिखाई दी। इस दौरान अंबानी परिवार का हिंदू रीति रिवाजों के प्रति मान, सम्मान और विश्वास भी दिखा। सबसे पहले नीता अंबानी ने काशी जाकर बाबा विश्वनाथ को बेटे की शादी का निमंत्रण दिया। इसके अलावा
सप्तपदी में मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने इष्ट यानी कुल देवता, ग्राम देवता और स्थान देवता को भी स्मरण किया गया। विवाह समारोह में मामेरू, हल्दी, मेहंदी और शिव शक्ति पूजा जैसी रस्में देखने को मिली। इसके अलावा तमाम मेहमानों के बीच धर्मगुरुओं की मौजूदगी ने भी इस आयोजन को बेहद खास बना दिया। इस तरह संपन्नता और संस्कारों के इस अद्भुत मेल ने द ग्रेट अंबानी वेडिंग को बेहद खास बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अनंत और राधिका की शादी की पूरे देश और दुनिया में चर्चा है। इसी के साथ शादी के रिसेप्शन में पूरे अंबानी परिवार ने सेलिब्रेशन को आयोजित करने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया। तो सबसे पहले छोटी बहू राधिका को सुनिए। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। आप इधर आए, आपने हमारा दिल बहुत बहुत खुश किया। आप लोग ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। आपके कारण हम हैं। आपके बिना ये सब बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता था। कल मेरा CEO इधर आया था और मैंने उनको बोला कि उनकी वजह से ही मैं ये शादी पे ध्यान दे सकती थी। अगर आप सब लोग नहीं होते तो अनंत और मैं एक दिन भी हमारी शादी एंजॉय नहीं कर सकते थे। तो दिल से, जेन्युइनली मेरे दिल से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने हमें सपोर्ट किया और आप लोग की वजह से हमको इतनी आनंद और इतनी मजे से शादी करने मिली। थैंक यू एंड जय श्री कृष्ण। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि आशीर्वाद सेरेमनी में मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी को, जिन्होंने समारोह में मौजूद लोगों का शुक्रिया अदा किया। और अभी जो आप सबको इंतजार था, मेरा सबसे छोटा, जैसे शैलार बेन ने बोला पहले कि जो रामनवमी में उसका जन्म हुआ है और उसे मैं अभी उससे रिक्वेस्ट करती हूँ बोलने के लिए, अनंत मुकेश अंबानी। जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप आपके पूरे परिवारों के साथ यहाँ आए हैं। आप सबका मेरे पूरे परिवार की तरफ से स्वागत। पहले तो मैं आप सबसे मैं आप सबका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि आप लोग ने इतना मेहनत की मेरे और राधिका के शादी के लिए। और यहाँ रिलायंस के बहुत सारे कर्मचारी मौजूद हैं। यहाँ हमारे HN हॉस्पिटल के बहुत सारे कर्मचारी मौजूद हैं और JWC टीम की बहुत सारे कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। उनका बहुत मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। JWC टीम के कारण ये सब हुआ जो आज हम सब महसूस कर रहे हैं, ये JWC टीम की कड़ी मेहनत के कारण है। एक बार जोर से JWC टीम के लिए ताली मारते हैं। यहाँ CRPF के बहुत सारे जवान और ऑफिसर मौजूद हैं। इनके लिए भी मैं इनका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि ये हमारे देश के लिए हमेशा बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं और इनके बलिदान के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और यहाँ आप आज मुझे और राधिका को बस बहुत सारी आशीर्वाद देकर जाना। मैं आपसे खाली आशीर्वाद लेने मांगा हूँ और बस यही आशीर्वाद देना कि आपका परिवार भी आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़े। तो मैं आप सबसे यही चाहता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड लेडीज हियर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो ये जश्न, ये सेलिब्रेशन चलता रहेगा और ये लंदन जाके खत्म होगा। क्यों एडी? उसका भी कुछ नहीं पता है। हाँ। मुझे लग रहा है कि ये पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं जो अभी शुरू हुए हैं। हाँ। मुझे लग रहा है ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन चलने वाले हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं देखते हैं हमें कहाँ लेके जाते हैं। वैसे खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये परिवार अपने नजदीकी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अनंत राधिका की शाही रिसेप्शन लंदन में करने वाला है। देखते हैं क्या होता है।
समय तक प्री वेडिंग फंक्शन के बाद अनंत राधिका ने मुंबई की जियो वर्ल्ड सेंटर में 7 फेरे लिए। फिर 14 जुलाई को उनकी रिसेप्शन पार्टी हुई। मगर आपको अगर लग रहा है कि ये सब कुछ होने के बाद शाही शादी का जश्न खत्म हो गया है तो आप गलत हैं। खबरें हैं कि अब अंबानी परिवार शादी के सेलिब्रेशन को लंदन में भी मनाएगा। इस पर होगी तफसील से आगे बात, लेकिन पहले जरा इस द ग्रेट अंबानी वेडिंग के कुछ शाही पलों को आप फिर से देखिए, जो जोरदार ही नहीं बल्कि जानदार भी रहे। देश विदेश से आए नामचीन लोगों ने इस ग्रैंड वेडिंग को खूब एंजॉय करते हुए न्यूली वेड कपल को असीम शुभकामनाएं भी दी। इन्हीं बेहतरीन तस्वीरों के साथ अनंत राधिका की ये भव्य शादी मुंबई में पूरे विधि विधान और संस्कारों को निभाने के साथ ही संपन्न हो गई। और लगा कि अब वेडिंग रिसेप्शन के साथ ही अनंत राधिका की शादी के फंक्शन भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खबरें हैं कि अंबानी परिवार 7 समंदर पार लंदन में अनंत राधिका की शादी के जश्न की यादों की फहरिस्त को और बढ़ाएगा। कहा जा रहा है कि अंबानी परिवार अब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लंदन में शादी का जश्न मनाएगा। इसके लिए अंबानी फैमिली 1 हफ्ते के अंदर लंदन के लिए रवाना हो सकती है। हालांकि लंदन में पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशन को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, मगर इतना जरूर है कि अंबानी फैमिली का ये सेलिब्रेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हमारे देश में तमाम मंदिर हैं और लोगों की आस्था वहां पर है, और कहते हैं कि जहां आस्था होती है वहां आप अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। रत्न पैसा तो बहुत कम चीज है। आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत से लोग आस्था होगी। मालूम है आप जगन्नाथपुरी के जो कल भंडार खुलने वाले हैं उसकी बात कर रहे हो, पर मुझे पता है उसको सोचकर क्या ख्याल आ रहा है। बहुत सारे जवाहरात, सोना चांदी हीरा एक साथ, ये खजाने की जो इमेज है ना दिमाग में, बचपन से जो हमारी वो अबंडेंस की महसूस क्या निकलेगा पता नहीं। और आप सोचिए कि वो कितने आस्थावान लोगों की पूंजी होगी। उन्होंने अपने प्रभु के प्रति जो अपनी आस्था दिखाई है कुछ भी समर्पित करते हुए। देखिए, समर्पण भाव जो होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। कल का शुभ मुहूर्त है, 9:28 पर भंडारे खोले जाएंगे, जिसके बाद दोपहर 12:28 पर कमेटी के सदस्य भीतर भंडार गृह में मौजूद रहेंगे। भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार एक बार फिर 18 जुलाई को खोला जाएगा। देश भर की निगाहें भगवान के रत्न भंडार पर लगी हैं। श्रद्धा और आस्था के बीच लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। भगवान के रत्न भंडार से जुड़ी किंवदंतियां भी लोगों की जिज्ञासा की बड़ी वजह है। हालांकि पुराने रिकॉर्ड्स में भंडार के भीतर हीरे जवाहरात से जुड़े आभूषणों के होने का जिक्र किया गया है। इसका खुलासा अब जल्द होगा। इससे पहले 14 जुलाई को बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद रत्न भंडार के ताले खोले गए और इस विशेष कार्य के लिए सरकार की ओर से बनाई गई समिति के सदस्यों ने अंदर जाकर स्थिति का जायजा लिया। रत्न भंडार खुल चुका है। जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड SOP है, जो मार्गदर्शिका है, उसी के हिसाब से बाहर रत्न भंडार जो है वहाँ जो डिफरेंट रिचुअल्स के लिए जो रहता है स्वर्ण अलंकार वहीं रहता है। उसको हम लोगों ने टेम्पोररी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर चुके हैं और उसको लॉक भी हो चुका है और मजिस्ट्रेट के सामने। और जो जो सेवायत वहाँ रहना चाहिए भंडार में कब श्री गजपति महाराज जी के प्रतिनिधि
और टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधि, वो हो चुका है। जो भीतर रत्न भंडार है उसका पहले नहीं खुला था, 1978 में पहले खुला था और उसके बाद परसों खुला है 14 जुलाई को, और उसका जो लॉक था, उसको जो चाबी था ट्रेजरी में, उससे खुला नहीं। तो गवर्नमेंट का जो अप्रूव्ड गाइडलाइंस है या एसओपी है, उसी के हिसाब से, क्योंकि वो खुला नहीं पुरानी चाबी से, तो उसको हम लोगों को तोड़ना पड़ा मजिस्ट्रेट के सामने और वीडियोग्राफी भी कराया गया। हालांकि भीतरी भंडार के ताले चाबियों से जब नहीं खुले तो उन्हें तोड़ दिया गया, लेकिन समय की कमी के कारण वहां मौजूद बॉक्स, अलमारी और संदूक नहीं खोले जा सके, जिसे कल खोला जाएगा। अंदर वाला जो रत्न भंडार है, इसमें एएसआई उसका रिपेयरिंग का काम रखेगा 5-7 दिन का, तो उसके बाद फिर अंदर ये सामान पूरा शिफ्ट हो जाएगा और अंदर ही उसका गिनती शुरू होगा। मतलब गिनती, मतलब हमारा जो प्लान है 78 में, उसका नंबर्स कितना, कौन सी अलंकार का, मतलब कौन सी ऑर्नामेंट का कितना नंबर है, ये एक डाटाबेस बन चुका है। दैट विल बी द रेफरेंस डॉक्यूमेंट। हम लोग क्या करेंगे, उसका एक डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाएंगे। जांच के बाद रत्न भंडार के आभूषणों की डिजिटल लिस्ट बनाई जाएगी। इसे लेकर रिजर्व बैंक की विशेषज्ञ टीम भी रत्न भंडार में पहुंचेगी। 46 सालों से बंद पड़े रत्न भंडार के भीतर भंडार को जब खोला गया तो उसके भीतर रत्नों और आभूषणों से भरे 12 बक्से और एक अलमारी पाई गई। और 46 साल पहले जब इस भीतर भंडार की सूची यानी इन्वेंटरी बनाई गई थी, तो इसमें जो रत्न हैं, जो अनमोल रत्न हैं, उनकी डिटेल नहीं बनाई गई थी। लेकिन इस बार भीतर भंडार में जो रत्न हैं, विशेष करके जो अनमोल बेशकीमती जेम स्टोन हैं, उनकी डिटेल इन्वेंटरी बनाई जाएगी। और इसके लिए एक विशेषज्ञ टीम रिजर्व बैंक की ओर से आ रही है और इस रिजर्व बैंक की विशेषज्ञ टीम में जेम स्टोन और ज्वेलरी विशेषज्ञ भी शामिल हैं। अब कल यानी 18 जुलाई को सुबह 9:28 के शुभ मुहूर्त से दोपहर 12:28 तक कमेटी के सदस्य भीतर भंडार में जाकर रत्नों से भरे संदूकों को मंदिर के अंदर ही एक तय स्थान पर रखेंगे। रत्न भंडार के अंदरूनी हिस्से में मौजूद खजाने को लेकर जल्द खुलासा होगा। लिहाजा अब वो दिन दूर नहीं जब भगवान जगन्नाथ के इस भंडार के अनमोल रत्नों के बारे में पुख्ता जानकारी सार्वजनिक होगी और लोग इसके दर्शन कर सकेंगे। अनुपम मिश्रा, पुरी, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रत्न भंडार की तो बात हो गई, अब सैंड आर्ट की बात कर लेते हैं। तो पुरी में समंदर किनारे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी एक खूबसूरत सैंड आर्ट बनाई गई है। इसमें भगवान जगन्नाथ के साथ उनके रत्न भंडार को भी उकेरा गया है। आपको बता दें कि इस सैंड आर्ट को मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाया है। असल में 46 साल बाद भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार खुला है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ की भव्यता को दिखाती ये सैंड आर्ट बेहद खूबसूरत है। देखिए, आज देवशयनी एकादशी का पावन दिन है। इस दिन से चातुर्मास यानी 4 महीने की वो अवधि शुरू हो जाती है जिसमें किसी भी शुभ कार्य को आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, कैसे करें आप आज देवशयनी एकादशी की पूजा जिससे आपको मिले श्री हरि का आशीर्वाद, और साथ ही चातुर्मास के दौरान किन भगवान की पूजा का विधान है, इस रिपोर्ट में समझिए। आज है सृष्टि के पालनहार की उत्तम उपासना का दिन। श्री हरि की पूजा से मिटेंगे कष्ट, पूरी होगी हर मनोकामना। आज देवशयनी एकादशी पर पाएं श्री हरि का आशीर्वाद। हिंदू धर्म के अनुसार वैसे तो साल भर में अमूमन 24 एकादशी होती हैं, मगर इन सभी एकादशियों में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी पर श्री हरि यानी भगवान विष्णु की आराधना विशेष मानी गई है। इसलिए आज आस्थावानों ने गंगा यमुना जैसी पावन नदियों में स्नान कर भगवान विष्णु से सर्व मंगल कामना की। देवशयनी एकादशी पर लोग व्रत और जप तप भी करते हैं।
ऐसे में आज पूजा की उत्तम विधि को भी समझना जरूरी है। रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाए। उन्हें पीली वस्तुएं, विशेषकर पीला वस्त्र अर्पित किया जाए। श्री हरि के मंत्रों का जाप करें, आरती उतारें। आरती के बाद निम्न मंत्र से भगवान विष्णु की प्रार्थना करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुद्धम जगत सर्वम चराचरम। और इस प्रार्थना के बाद भगवान से करुणा करने के लिए कहें। मान्यता है कि अगर आज श्री हरि का ध्यान और उनकी उपासना पूरी श्रद्धा के साथ की जाए तो श्री हरि संग भगवान शंकर का भी आशीर्वाद मिलेगा। और क्योंकि देवशयनी एकादशी से चातुर्मास आरंभ हो जाता है, ये वो 4 महीने होते हैं जब किसी भी शुभ काम की मनाही होती है। ये अवधि कार्तिक के देव प्रबोधिनी एकादशी तक रहती है। कहते हैं कि देवशयनी एकादशी से श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, यानी इन 4 महीनों में अलग अलग भगवान की पूजा और उपासना का विधान है। ऐसे में जहाँ सावन के महीने में भगवान भोले की आराधना की जाती है, तो वहीं भाद्रपद माह में कृष्ण जन्माष्टमी पर कान्हा की पूजा का विधान है। इसके बाद आश्विन मास में नवरात्रि में माँ की साधना की जाती है। तो कार्तिक महीने में भगवान श्री हरि यानी विष्णु भगवान का ध्यान लगाया जाता है और यही महीना देव उठनी यानी भगवान विष्णु के जागरण का है। दरअसल देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी की अवधि जप, तप और साधना की है। इस दौरान ऋतुएं भले ही अलग अलग हैं, मगर ईश्वर की साधना के साथ ही अपने आहार व्यवहार को विशेषकर साधना ही चातुर्मास का असल उद्देश्य है। यानी ये 4 महीने मन के संतुलन के लिए बेहद उत्तम माने गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, देवशयनी एकादशी के बारे में तो आपने जाना, लेकिन कब तक ये चलता है ये आपको बता देते हैं। ये 148 दिन होंगे जिसमें कोई मंगलकारी यानी कि शुभ कार्य, शादी विवाह से लेकर गृह प्रवेश, ये सारी चीजें नहीं होंगी, वर्जित है इसमें। और ये सिलसिला कार्तिक महीने के देव प्रबोधिनी एकादशी तक चलेगा। और ये खास माने गए 4 महीने, और इन महीनों में क्या कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आइए देखते हैं। ये हमारी मान्यताओं और हमारी आस्था का विस्तार ही है जो हमें हमारी परंपराओं की डोर से बांधे हुए है। हिंदू मान्यताओं में कुछ दिन उत्सव के होते हैं, कुछ दिन व्रत के होते हैं, कुछ दिन शुभ कामों के लिए रखे गए हैं, तो कुछ समय के लिए शुभ कामों की शुरुआत करने की मनाही रहती है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक 4 महीने ऐसे होते हैं जब कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। चातुर्मास जो है ये शुरू होता है देवशयनी एकादशी के साथ। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को शुरू होता है और देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को समाप्त होता है। इस बीच में मोटे तौर से 4 महीने पड़ते हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, और लगभग 5 दिन या 4 दिन पड़ते हैं आषाढ़ के। तो इसको ही चातुर्मास कहा जाता है, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक को। और इसको बहुत पवित्र समय माना जाता है। जप, तप, ध्यान, दान, इसके लिए चातुर्मास बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। सनातन परंपरा में शुभ अशुभ मुहूर्त का अपना ही शास्त्र है और उसके पीछे तर्क शास्त्र की लंबी श्रृंखला भी है। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से श्री हरि योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और सृष्टि के संचालन का काम भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। इसी वजह से 4 महीनों तक बम बम भोले की गूंज सुनाई देती है। शिव के साथ इन 4 माह में भगवान कृष्ण, माता तुलसी और पितरों की पूजा का भी योग रहता है। हिंदू परंपराओं में शुभ मुहूर्त का बड़ा महत्व माना गया है। हर कार्य में
भगवान की भागीदारी रहे, इसके लिए देवताओं का आह्वान होता है। लेकिन साल में 148 दिनों के चतुर्मास की मान्यताएं बिल्कुल अलग होती हैं। कहते हैं ये वक्त भगवान के विश्राम का होता है, लिहाजा किसी भी शुभ कार्य से परहेज किया जाता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, यानी भगवान विष्णु की उपस्थिति पृथ्वी पर और उसके कार्यों में नहीं रहती। अब चूंकि भगवान विष्णु पालनहार हैं और उनकी उपस्थिति नहीं होती या वो योग निद्रा में होते हैं, इसीलिए जब तक देवोत्थान नहीं होता, चातुर्मास खत्म नहीं होता, तब तक शुभ कार्य नहीं किए जा सकते। कहते हैं कर्म का मर्म हमारे मन से जुड़ता है और हमारा मन ही हमारे विचार और हमारे आहार पर निर्भर करता है। यही वजह है कि चातुर्मास के दिनों में खाने पीने की मान्यताएं भी बाकी दिनों से अलग होती हैं। आयुर्वेद के हिसाब से जो हिंदू कैलेंडर है, उसके हर महीने में क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, इसके नियम बताए गए हैं। जैसे चातुर्मास का पहला महीना है श्रावण यानी सावन, इसमें साग मत खाइएगा। शाक जिसको कहते हैं लीफी वेजिटेबल्स मत खाइएगा सावन के महीने में। भाद्रपद के महीने में दही का प्रयोग करना वर्जित होता है, भाद्रपद में दही का सेवन मत करिएगा। आश्विन के महीने में दूध का सेवन मना होता है, दूध का परित्याग आश्विन के महीने में करना चाहिए। और कार्तिक के महीने में द्विदल वर्जन होता है, यानी दाल का प्रयोग आपको नहीं करना है कार्तिक के महीने में। चातुर्मास में शुभ कार्यों से परहेज का भले ही अपना विज्ञान हो, लेकिन हिंदू मान्यताओं में ये 4 महीने सबसे ज्यादा पवित्र माने गए हैं। समझ लीजिए कि ये 4 महीने मन के संतुलन के लिए हैं। इन 4 महीनों में एक भगवान शिव की उपासना के लिए भी है। चातुर्मास में 1 महीना कृष्ण की कृपा पाने का है और 4 माह में ही 1 महीना देवी की उपासना का भी है। और तो और इन्हीं 4 महीनों में वो कार्तिक महीना भी आता है जो भगवान विष्णु के जागरण के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बाबा अमरनाथ की है। यात्रा अभी भी जारी है। कल हमने दिखाया था कि किस तरीके से अब हेलीकॉप्टर सेवा भी वहां पर शुरू होगी, लेकिन और एक बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है वहीं पर रास्ते में, उसकी भी अपनी मान्यता है। देखिए, अमरनाथ यात्रा की बात कर रहे हैं तो 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इसके दर्शन कर लिए हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किए उनको दुख या पछतावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। उसकी तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। जहां महादेव ने अमरता की कथा की शुरुआत की थी, जो न कर सके अमरनाथ यात्रा, वो चढ़ाए बूढ़ा अमरनाथ में श्रद्धा के फूल। मंदिरों की नगरी जम्मू से 235 किलोमीटर दूर पुंछ घाटी का राजपुरा मंडी इलाका, जहां मौजूद है बूढ़ा अमरनाथ का मंदिर। वो मंदिर जहां हर साल लगता है आस्था और श्रद्धा का महाकुंभ। इस साल अमरनाथ यात्रा में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। 4 लाख से ज्यादा लोग बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और माना जा रहा है कि इस साल तमाम पुराने रिकॉर्ड्स भी टूट जाएंगे। लेकिन आस्था का ऐसा ही एक और जन सैलाब बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में भी उमड़ने वाला है, क्योंकि 7 अगस्त से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और उससे पहले पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग इसकी तैयारियों में भी जुट गए हैं। पुंछ में यात्रा की तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई। बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा, उसके संदर्भ में हमने इसका एक सिक्योरिटी रिव्यू किया और इनके पुख्ता इंतजाम करने के जो दिशा निर्देश हैं वो सारे हमने दिए हैं। और दूसरा इशू ये था कि जो सिविल सोसाइटी के मेंबरान हैं उनसे भी हमारी एक मीटिंग हुई,
तो जो यात्रा के संबंध में ताउन है हमें मिलना चाहिए इस यात्रा को सफल बनाने के लिए, वो सब इसकी हमने उनसे आह्वान किया है और उनसे हमें मिला भी है। पीरपंजाल पर्वत श्रृंखला के कदमों में मौजूद इस अनोखे मंदिर का नजारा भी बेहद अद्भुत है। दरअसल जम्मू में ही भगवान शिव से जुड़ा ये एक और तीर्थ स्थल है जिसे बूढ़ा अमरनाथ के नाम से जाना गया है। मान्यता है कि भगवान शिव ने कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को जो अमरता की कथा सुनाई, उसकी शुरुआत बूढ़ा अमरनाथ के स्थान से ही हुई थी। कहते हैं कि बूढ़ा अमरनाथ का ये मंदिर जितना ऐतिहासिक है उतना ही अलौकिक भी है। दूसरे शिव मंदिरों से भिन्न इस धाम की चारदीवारी पर लकड़ी के काम की नक्काशी है जो सदियों पुरानी बताई जाती है। मंदिर के पास ही बहने वाले लोरन या फिर पुलस्ते दरिया की महिमा भी अनूठी है। उसका पानी जितना ठंडा है उतना ही चमत्कारी भी। कहते हैं जो भक्त पवित्र अमरनाथ यात्रा नहीं कर पाते लेकिन भोले बाबा के दर्शन की लालसा रखते हैं, वो मायूस न हो, क्योंकि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा कर वो अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ये पुरानी कहावत है कि जितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, अगर आप ठान लें और मन में अगर जज्बा हो आपको, तो आप कामयाबी तक जरूर पहुंचते हैं। और ऐसे ही जुझारू कुछ कैंडिडेट्स की स्टोरी हम आपको बताते हैं जिन्होंने तमाम बाधाओं को लांघकर यूपीएससी के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या फिर कह लें कि ईपीएफओ अधिकारी की कठिन परीक्षा में सफलता पाई है। हिसार के नारनौंद गांव के रहने वाले सचिन नेहरा ने ईपीएफओ अधिकारी की परीक्षा टॉप कर अपने गांव, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। सचिन फिलहाल दिल्ली में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। खास बात ये है कि सचिन ने अपने मित्र की पत्नी को भी ईपीएफओ की परीक्षा में सफलता हासिल करने में मदद की है। पूनम नादन ने 34वीं रैंक हासिल की है। झज्जर की रहने वाली पूनम भी दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्यरत है। इतने साल से मैरिड हूँ, तो अब मेन जो मैं दूंगी क्रेडिट को मेरे हस्बैंड को दूंगी। मेरा 5 साल का बेटा है, उसके साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल था, बट स्टिल इन्होंने मुझे हर स्टेप पे बहुत सपोर्ट किया। एंड थर्ड सर सचिव, जिसकी रैंक 1 है, इसने मुझे पढ़ाया, साथ में अपनी भी तैयारी कर रहा था और मुझे भी पढ़ा रहा था, इस लाइन में मुझे लेके आया। तो सर जैसे कि आप देख सकते हैं इस जर्नी में बहुत से फेलियर्स भी आए, बहुत सी सक्सेस भी आई, और लेकिन पिछले 10-15 सालों की जो भी मेहनत थी, जो भी एक हार्ड वर्क था, वो फाइनली पेड ऑफ और इसमें एक रैंक मिल के बहुत खुशी हो रही। कामयाबी की दूसरी तस्वीर यूपी के बांदा से है। यहाँ के विवेक गुप्ता ने यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में 20वीं रैंक हासिल की है। विवेक के पिता मोबाइल रिचार्ज की दुकान चलाते हैं। सर मैं यही कहना चाहूँगा, जो मेरा खुद का अनुभव है कि डेडिकेशन से अगर किसी भी काम को वो करेंगे तो उसमें उनको सफलता देर से सही लेकिन मिलेगी अवश्य। तो कैसे पढ़ाई करें, वो नोट्स कैसे बनाएं, कुछ अपना अनुभव बताइए। सर मैं तो यही कहूँगा कि अगर उनको फाउंडेशन स्ट्रांग करना है तो बेसिक पढ़ाई करें, जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे से कवर अप करें, और उसके बाद कोर्सेज भी ले सकते हैं ऑनलाइन, या तो फिर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूट्यूब पे कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सफलता की ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि अगर इरादा पक्का हो और खुद पर विश्वास, तो कोई लक्ष्य मुश्किल नहीं। गुरुग्राम से नीरज कुमार वशिष्ठ और बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, घर में हम चप्पलें पहनते हैं, हवाई चप्पलें पहनते हैं, बहुत रंगों की चप्पलें आपने देखी होंगी, रबड़ की चप्पलें, रबड़ों की चप्पलें, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, लेकिन लाखों की चप्पल। भैया कैसा है, क्या है? अच्छा, मुझे तो बचपन वाली वो याद आ गई, नीली और सफेद वाली चप्पल। जब स्विच ऑन करना है या ऑफ करना है तो कहा जाता था रबड़ वाली चप्पल पहनो, जिसके स्ट्रैप्स कभी घिसते ही नहीं थे, उतरते ही नहीं थे, साल चलते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कलर भी फेड नहीं हुआ, क्योंकि वो ब्लू कलर के उसके ऊपर के वो फीते आते थे। था एग्जैक्टली, सफेद और नीली चप्पल जो है रबड़ की चप्पल कहलाई। बाद में ब्राउन स्ट्रैप्स भी आ गए थे, लेकिन वो बहुत बाद में बहुत पुराने थे और हर घर में पाए जाते थे। अच्छा, ये चप्पल जो है ना, ये है अदिति लखटकिया चप्पल, है ना? लखटकिया चप्पल एक्चुअली एक ऐसी चप्पल की बात कर रहे हैं हम, जो नीली और सफेद है, जैसे अभी हमने बयान किया, हर घर में होती थी। और अब एक स्टोर में, वो कुवैत के स्टोर में एक्चुअली 4500 रियाल में ये चप्पल बिक रही है, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए से अधिक है। इसे ट्रेंडी सैंडल्स नाम दिया गया है, और ये वीडियो सामने आने के बाद लोग मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं।
जरा एक बार मैं हवाई यात्रा का एक्सपीरियंस ले लेती हूँ। आप सबने की होगी, चाहे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, जो भी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? कभी फ्लाइट लेट हुई, डिले हुई? एक टाइम का एक्सपीरियंस, सुबह की फ्लाइट रात को चली, बहुत ही गंदा। आपका है कोई ऐसा? बिल्कुल बताती हूँ। एक बार अभी रिसेंटली हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लाइट टिकट करवाई कि हम एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉपिंग करेंगे, लेकिन फ्लाइट जो है वो लेट हो गई और उसके बाद वो वक्त ही नहीं बचा। मतलब एक पूरे ट्रिप की प्लानिंग जो है पूरी खराब हो गई वहां पर। बिल्कुल, जैसे ऐसे ही हम प्लान करके जाते हैं कि भाई पर्टिकुलर टाइम में अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, इसका मतलब ही होता है कि हर किसी का घर एयरपोर्ट के पास नहीं होता, तो आप अर्ली उठते हो, जल्दी जल्दी जाते हो, आप इसीलिए ऐसे फ्लाइट्स लेते हो ताकि उस डेस्टिनेशन पे पहुंच के आप समय पे पहुंच पाए। और जब आपकी फ्लाइट डिले होती है, ऐसा हमारे साथ भी कई बार हो चुका है कि हम दोपहर में मतलब 3-4 बजे पहुंचे, यानी पूरा दिन हमारे तो शोज खत्म हो जाते हैं। हमारा लाइव होता है सुबह 9 बजे 12 बजे, 4 बजे की लाइव में। मेरे साथ भी ऐसी हुआ था, मैं तो बोर हो गई थी वहाँ की चीजों को देखते देखते, इतना लेट हो गया। कितनी बार कॉफी पियोगे? कितनी बार पिए गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक एयरलाइन ऐसी है जिसको पंक्चुअलिटी का अवार्ड मिला है। वाह, बिल्कुल, अकासा एयरलाइंस। सबसे पहले, हालांकि ये मैंने अपने किसी फ्रेंड से जो मुंबई में रहते हैं उनसे सुना था, क्योंकि वहीं से इसकी उड़ान शुरू हुई थी। तो आपको बता दें, हालांकि अब ये नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई के 4 मेट्रो एयरपोर्ट्स में अकासा एयरलाइंस वहां से ऑपरेट करती है। 79.5% का ऑन टाइम परफॉर्मेंस इसका रहा है। इसके बाद विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस दूसरे और तीसरे स्थान पर है, जबकि चौथे नंबर पर इंडिगो एयरलाइंस है। और अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चाय पर चर्चा जारी रहेगी। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ। कैसे हुआ, हर कोई ये जानना चाह रहा था। कई लोगों ने ये भी कहा कहीं खुद से तो नहीं करवाया उन्होंने हमला, क्योंकि भाई अब चुनाव हो रहे हैं तो कई तरह की चीजें, राजनीतिक साजिश भी हो सकती है और कई बार लोग करवाते भी है पॉलिटिकली। लेकिन भाई वो जो कुछ भी हुआ, ट्रंप साहब बहुत ही फेमस हो गए। अदिति, कैसे? एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप के हमले के बाद उनकी सुरक्षा का मसला सुर्खियों में रहा है और उसके बाद से अब खबरें ये आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के एक स्पेसिफिक पोस्चर को जो है टैटू के रूप में बनवाया जा रहा है। देखिए आप, क्या है खबर। डोनाल्ड ट्रंप का ये अंदाज अमेरिका में कुछ लोगों को इस कदर भाया कि इस तस्वीर को लोगों ने अपने शरीर पर टैटू की शक्ल में अपना लिया। पेंसिल्वेनिया में चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था। इस हमले में ट्रंप बाल बाल बचे और सुरक्षा में तैनात स्नाइपर ने हमलावर को मार गिराया। हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने हवा में मुट्ठी लहराते हुए अपने मजबूत इरादों को जाहिर किया था। अब उनका यही अंदाज अमेरिका में टैटू का नया ट्रेंड बन गया है। अमेरिका में चुनावी माहौल के दौरान ट्रंप पर हमले के बाद टैटू कल्चर बेहद लोकप्रिय होता जा रहा है। अमेरिका के तमाम टैटू आर्टिस्ट अलग अलग अंदाज में इस तस्वीर को टैटू में उकेरने की कोशिश कर रहे हैं। टैटू में ट्रंप की तस्वीर के साथ फाइट शब्द भी लिखा है। हमले के दौरान गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकली थी। टैटू में इसे भी दर्शाने की कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए खबरों के रुख को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, स्पोर्ट्स पर आ जाते हैं। पेरिस ओलंपिक की बात करते हैं। 26 जुलाई से इसका आगाज होगा, लेकिन उससे पहले पेरिस में ओलंपिक मशाल रिले पहुंच गई, जिसे पेरिस के शहरों में घुमाया जाएगा। इस मशाल यात्रा में पेरिस के लोगों के साथ कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पेरिस में 26 जुलाई से ओलंपिक की शुरुआत होगी, जिसमें लगभग पूरी दुनिया से 10,000 खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। भारत के लगभग 100 से 125 खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। कहते हैं जिस तरह से कड़ी जोड़ते हैं जंजीर बनती है, कुछ वैसे ही जब मेहनत दर मेहनत होती है तो इंसान की तकदीर बनती है। तो आप भी मेहनत करिए और आज नहीं तो कल मेहनत रंग लाएगी और जंजीर बन ही जाएगी। आप बस इसे करते रहिए और हमारे साथ चाय जरूर पीजिए क्योंकि देखिए चाय दिल और दिमाग को ताजा रखती है। कहते हैं चाय में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको तरोताजा रखते हैं।
यानी कि आप पॉजिटिव और रिफ्रेशिंग रहेंगे जैसे हमारा शो है। बिल्कुल। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि पानी के बाद चाय सबसे ज्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन स्वाद में भी है चाय एकदम अद्भुत और करती है तरोताजा, जैसे हमारी खबरें तरोताजा करती है। तो मिलेंगे कल रिफ्रेशिंग डोज के साथ शाम 5 बजे।